Good morning, student. Today we will discuss third lesson in civics, and my third lesson is the parliamentary form of government. यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बात यह आती है कि जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हो गया, यानी कि जब संविधान का गठन हो गया, तो सभी लोगों के दिमाग में ये बात ये आई कि भारत चूंकि एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो सभी लोगों के राय को, सभी लोगों के ओपिनियन को हम लोग एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो उनके राय या ओपिनियन को एक साथ जब नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? तो एक ऐसे संसद या सरकार के गठन की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रत्येक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो एक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, यानी कि हम लोग अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करके एक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सभी लोगों के बातों को पहुंचाया जाए। तो उसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की रचना की। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टॉपिक दे रहा है कि व्हाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में सभी लोगों के राय और विचार को एक साथ लेना ये बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क था। जब हम लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और चुनकर जब हम लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो वह हमारे डेवलपमेंट के लिए या वह हमारे विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है और वह अपनी बातों को रखता है। अब बात आती है कि फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फीचर्स क्या हैं? आप बुक ओपन करो लेसन नंबर 3 में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज 2 हाउसेज। आप सभी जानते हो कि हमारा जो संसद है उसके 2 हाउस हैं। फर्स्ट इज नोन एज लोकसभा एंड द सेकेंड इज नोन एज राज्यसभा। एज यू नो दैट लोकसभा, पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जानते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल थ्रू इलेक्शंस, यानी कि जो मेंबर होते हैं लोकसभा का, उसके चुनाव कैसे होता है? तो उसमें पीपुल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं वोटिंग के थ्रू, यानी कि पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोट। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट इज 552, यानी कि लोकसभा में टोटल सदस्यों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 552। इसमें से 530 members are elected by the people of different states, यानी कि 530 people जो होते हैं वह राज्यों से चुने जाते हैं, यानी कि we can say that 530 people are elected directly from the state and 20 members are elected by the people of the union territories, यानी कि 20 members जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से हमारे चुन कर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे चुन कर आते हैं। एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और हमारे राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वह 2 सदस्यों को मनोनयन करते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। हमारे चुनाव जो होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट का प्रयोग किया जाता है। And all the citizens of the country whose age are 18 years is eligible to cast his vote, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक लोकसभा के चुनाव में वो मतदान करता है जिसकी उम्र 18 इयर्स यानी कि 18 वर्ष की उम्र को वह प्राप्त कर लेता है। तो अभी आपने समझा कि लोकसभा के टोटल मेंबर जो होते हैं वो 552 होते हैं, जिसमें से 530 मेंबर जो होते हैं वो हमारे विभिन्न राज्यों से चुन कर आते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 20 मेंबर जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। एंड 2 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट।
यानी कि लोकसभा जो होता है वो डिसॉल्व होता है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है टोटल 5 सालों के लिए होता है और आफ्टर 5 इयर्स उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स क्या है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया 25 इयर्स एंड एबव कैन कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष की हो गई है वह लोकसभा के चुनाव को लड़ सकता है, यानी कि लोकसभा में वह प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है। द पर्सन शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड और डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता है, लोकसभा इलेक्शन को वो लड़ता है, तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो और बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया घोषित न हो, यानी कि सरकार के द्वारा उसे किसी भी प्रकार का भगोड़ा या किसी भी प्रकार का उस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो। ही सी मस्ट ऑल्सो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि गवर्नमेंट के जॉब में किसी भी लाभ के पद पर वह कार्य नहीं करता हो। बात समझे? यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष की हो गई है वह लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। वह सरकार के द्वारा भगोड़ा घोषित न हो, सरकार के द्वारा कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा में वह न फंसा हो और वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो और किसी भी सरकारी लाभ के पद पर यानी कि गवर्नमेंट जॉब में वह न हो। अब बोल रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 सालों का होता है। कुछ कारणों से क्या होता है कि पार्लियामेंट जो होती है, मान लो कि पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी वो भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा जो है उसको हम लोग 5 वर्ष के पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे देश में कोई आपात संकट आता है या फिर कोई विपदा की परिस्थिति आती है, उस केस में उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा में क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा को हम लोग एमपी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्य, इसे हम लोग एमपी कहते हैं। यानी कि हम लोग अपने क्षेत्र से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके कहां भेजते हैं? लोकसभा में। क्यों भेजते हैं? फॉर आवर डेवलपमेंट, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए उसे चुनकर लोकसभा में भेजते हैं, जहां पर वह लोकसभा में हमारी बातों को रखता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क है अपने एरिया में, मान लो जैसे सड़कों का निर्माण है या फिर पुल पुलिया का निर्माण है या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज या फिर इरिगेशन फैसिलिटी जो है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, या फिर मान लो स्कूल का है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था को करना हो, तो उन सारे व्यवस्थाओं को करने के लिए यानी कि डेवलपमेंट वर्क को करने के लिए वो प्रतिबद्ध होता है। अब बात समझ में आपको वेल बेटर आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, यानी कि द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर, यानी कि एक सभापति चुना जाता है और एक उपसभापति। दे कंडक्ट ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, यानी कि जब लोकसभा की कार्रवाई संसद भवन में हमारी चलती है तो वहां पर उन सारे कार्रवाइयों को वो सुनता है, मॉनिटर करता है। All resolution and bills have to be moved with the speaker permission. लोकसभा में जितने भी बिल पारित किए जाते हैं, बिल का मतलब हो गया कि जैसे कोई हम कानून बनाते हैं, आपको मैंने समझाया था एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बारे में। तो लोकसभा में कोई भी अगर बिल पारित करना हो, जैसे मान लो कि महिलाओं को अगर 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना हो, तो एक बिल बनता है, कानून बनता है और वह स्पीकर के पास उसे लोग रखते हैं, उस पर बहस होती है और वह बिल पास होता है स्पीकर के परमिशन से, आगे की ओर मूव भी करता है। अब हमारी बात आती है राज्यसभा के बारे में। तो आप जान लो कि राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट हाउस है, यानी कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग अपर हाउस के नाम से जानते हैं। लोकसभा इज नॉन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नॉन एज अपर हाउस। इसके टोटल कितने मेंबर होते हैं? 250। द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 250 एंड 12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट
in the field of literature, science, social service nominated by the president. It is called and they are called nominated member. यानी कि 12 मेंबर जो होते हैं, 12 मेंबर जो हमारे होते हैं, वो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय यानी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वो चुने जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता को हासिल करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में है या फिर साइंस में है या फिर आर्ट और कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हैं। तो वैसे मेंबर होते हैं जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हमारे किए जाते हैं। तो आपको दे रहा है किनर में कार्यकाल, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी। राज्यसभा क्या है? अभी मैंने बताया कि ये परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, इट इज नेवर बी डिसॉल्व एंड द मेंबर सर्व एट ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए अपनी सेवा को देते हैं एंड रिटायर एवरी 2 ईयर्स। और हर 2 वर्षों के बाद इनमें से क्या होता है कि 6 वर्ष जब वो पूरा कार्यकाल कर लेते हैं तो वो रिटायर कर जाते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। The members also elect a deputy chairperson from among themselves, यानी कि उसके सदस्य जो होते हैं वो एक डिप्टी चेयरपर्सन का भी चुनाव करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, 250 मेंबर्स टोटल इसके होते हैं, 238 मेंबर जो होते हैं वो चुन कर आते हैं और जो हमारे 12 मेंबर्स होते हैं उनका मनोनयन होता है, यानी कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे इलेक्ट किए जाते हैं, जो कला के क्षेत्र से, साइंस के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, वैसे लोग जिन्होंने विशिष्टता हासिल की है, महारत हासिल की है अपने क्षेत्र में, तो उनका राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। क्लियर? अब फंक्शन क्या है? आखिर बात आती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन। आप सभी जानते हो कि पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट जो है वह क्या करती है? संसद के लिए या हमारे कंट्री के लिए कानून बनाती है। और लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड एट बिल इन द पार्लियामेंट, यानी कि यह बिल के रूप में संसद में हमारे प्रस्तुत किए जाते हैं। आफ्टर अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज, कोई भी कानून बनता है, कोई भी बिल बनता है तो वह अप्रूवल उसका होता है, उसकी मंजूरी दी जाती है दोनों हाउस के द्वारा, यानी कि लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। द बिल बिकम्स ए लॉ, और तब वह बिल जो होता है वह एक कानून का रूप लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महिलाओं को अगर 50% रिजर्वेशन देना है तो हम लोकसभा में पास होता है, उसके बाद यह गोज टू राज्यसभा, इसके बाद वह राज्यसभा में जाता है और उसके बाद क्या होता है वही कानून का रूप लेता है। फाइनेंशियल फंक्शन, लोकसभा का फाइनेंशियल फंक्शन क्या है कि द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन द पीपुल। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय कार्य। तो गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो टैक्स लगाती है। किस पर टैक्स लगाती है? लोगों पर। किस लिए लगाती है? फॉर आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास के लिए। मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस आर यूटिलाइज्ड टू एक्सक्यूट इट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी पैसा हम लोगों से गवर्नमेंट हमारी कलेक्ट करती है उस पैसे का सदुपयोग, उस पैसे का उपयोग वह कहाँ करती है? फॉर आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास के लिए। The annual budget of the country is also presented before the parliament by the finance minister of the country, यानी कि साल का हमारा बजट बनता है। जैसे आप देखते भी हो कि हम लोग घर का बजट बनाते हैं, कितना पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना है, कितना हमारे घर पर खर्च करना है, कितना मंथली हमारा बजट बनता है। उसी प्रकार गवर्नमेंट जो होती है वो देश के लिए साल भर का बजट तैयार करती है और साल में जो बजट पेश होता है जिसे हम लोग आम बजट के नाम से जानते हैं, तो वह पेश किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, है ना। अब बात आती है डिबेट्स। डिबेट्स का मतलब होता है वाद विवाद। ऑल इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है कि डिबेट होता है। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट में सभी लोग एक साथ बैठते हैं, यानी कि जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोग चुन कर आते हैं, वो लोग सारे संसद भवन में एक साथ बैठते हैं और वहां पर किसी मुद्दे पर, किसी इशू को लेकर वाद विवाद होता है, क्वेश्चन होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड ऑपोजिशन कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन एनी इशू
and the government is bound to give a response or answer. हमारे जो विपक्षी दल होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं रूलिंग पार्टी से। जैसे मान लो कि अभी हमारे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो कांग्रेस का यह अधिकार बनता है कि कोई भी इश्यू पर वह गवर्नमेंट से प्रश्न पूछती है और उस प्रश्न का उत्तर सदस्यों को देना पड़ता है। The people can also present misuse of power by the government. This also helps in generating public opinion. वहां पर क्या होता है कि उनकी बातों को सुना जाता है और लोग अपनी राय को भी वहां पर अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा वे पहुंचाते हैं। अब हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन यानी कि संवैधानिक फंक्शन क्या होता है, तो इलेक्टोरल फंक्शन है। The parliament performs some electoral function like electing the president and the vice president of India. पार्लियामेंट का ये भी कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वह चुनने का काम करती है। The parliament control of the executive. The parliament keep a check on the powers of the government. यानी कि वह पार्लियामेंट जो होती है, संसद जो होती है, वह क्या करती है कि चेक ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्यों पर यानी कि उसके शक्तियों पर वह नियंत्रण रखने का काम करती है। ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू बी अप्रूव्ड बाय इट। सरकार जो भी नीतियां तैयार करती है, जो भी कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेड करती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो वह उसको मॉनिटर करती है, उसका निर्धारण करती है। यहाँ देखो आपको फिगर में दिखा रहा है ये लोकसभा सेशन इन प्रोग्रेस। ये लोकसभा का सेशन है जहाँ मेंबर्स हमारे हैं जो हर राज्यों से चुनकर आए हैं, ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर डिबेट का काम होता है, वाद विवाद होता है और हर तरह के कानून जो होते हैं सहमति से ये बनाए जाते हैं। अब बात आती है द एग्जीक्यूटिव। मैंने पढ़ाया था आपको कि एग्जीक्यूटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, तीन बातें मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने बताया था कार्यपालिका। The Union Executive consists of the President, the Vice President, and the Prime Minister, and the Council of Ministers. अब बात आती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का वर्क फंक्शन क्या होता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बोल रहा है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। राज्यों का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। बट हिज हर पावर्स आर मोस्टली ceremonial, so the president is also called the nominal head of the state. इसके पावर कुछ निश्चित और निर्धारित होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट के नाम से जानते हैं। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि व्यक्ति को सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसका एज कितना होना चाहिए, 35 years, be eligible to become a member of the parliament, यानी कि वह पार्लियामेंट के मेंबर बनने के योग्य हो और किसी भी सरकारी पोस्ट पर यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पर उसे नहीं बना होना चाहिए, या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा भगोड़ा, अपराधी या किसी भी प्रकार का उस पर अपराध गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित नहीं किए गए। The president serves for a period of 5 years, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। After 5 years, he can be re-elected or a new president get elected, यानी कि 5 सालों के बाद उनका कार्यकाल कर्म समाप्त हो जाता है और पुनः नए राष्ट्रपति का हमारा चुनाव होता है। पावर्स क्या है, तो देखो आपको यहाँ पावर्स के बारे में बताया गया है कि द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोग्रेस और एड्स ऑल द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के जब सेशन की शुरुआत होती है तो वह उसको एड्रेस करता है, संबोधित करता है। ही सी नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर को क्या करता है, वो नॉमिनेट करने का काम करता है। मनी बिल जो होता है वह बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के पास नहीं होता है। The president called a joint session of the two house to solve any disagreement over a bill.
पार्लियामेंट में दोनों हाउस को यानी कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है किसी भी बिल को पारित करने के लिए। एक्सिक्यूटिव पावर में आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि ऑल एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी कि राज्य की सभी शक्तियां किसमें निहित है? प्रेसिडेंट में। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स यानी कि हमारे जो सैनिक हैं देश की, यानी कि जो सुरक्षा का दायित्व है हमारे सैनिकों पर, यानी कि हमारी आर्मी का नेतृत्व कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट द चीफ्स ऑफ द आर्मी, आर्मी चीफ की नियुक्ति वह करता है, एंड नेवी एंड द एयर फोर्स। She appoints the election commissioner and controller and auditor general. Election commissioner यानी कि चुनाव आयुक्त और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति वह करता है। She also looks after the administration of union territory. केंद्र शासित प्रदेश हमारे जितने भी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का देखभाल करने का जिम्मा किस पर होता है? वो राष्ट्रपति महोदय पर होता है। The president can proclaim a state of emergency in the country. जब राष्ट्रपति को यह अनुमान हो जाता है कि देश की सुरक्षा खतरे में है तो वह इमरजेंसी की घोषणा कर देता है, यानी कि आपातकाल की घोषणा देश में कर देता है। तो ये सारे आप बुक में पढ़ोगे, यहाँ पर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ एक्सिक्यूटिव पावर है। अब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के द्वारा हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। He must be a citizen of India not then less than 35 years of age, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 years से कम एज नहीं होना चाहिए, and eligible for election as members of the राज्यसभा। His term is total 5 years, यानी कि उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। अब बात समझ में आ गई राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आवर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि संसद में जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी का वह लीडर होता है, नेता होता है, जो लीडिंग पार्टी होती है। हिज हर फंक्शन, उसके कार्य क्या है कि ही सिलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि वह मंत्रियों का गठन करता है, चुनाव करता है। मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा, कौन से मंत्री किस पद को संभालेंगे, यानी कि पोर्टफोलियो का निर्धारण जो होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। He presides over the meeting of the council of ministers, यानी कि मंत्रियों के साथ वह मीटिंग करता है और उस मीटिंग की अध्यक्षता वह करता है। कौन? प्रधानमंत्री। She is the chairperson of the National Planning Commission. National Planning Commission means कि राष्ट्रीय योजना आयोग का प्रधानमंत्री हमेशा अध्यक्ष होता है। And she acts as the link between the president and the council of minister, यानी कि राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री जो होते हैं उनके बीच में वह एक माध्यम का काम करता है। The Prime Minister represents the country in high level meeting and international organization, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सारे मीटिंग अरेंज किए जाते हैं, मीटिंग जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं दूसरे कंट्री के डेलीगेट्स के साथ या दूसरे देश में जाना होता है, तो वहां पर मीटिंग को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद द प्राइम मिनिस्टर कैन यूज हिज हर डायरेक्शन ओवर डिस्पोजल ऑफ 2 नेशनल फंड, यानी कि सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है, इसके पास 2 राष्ट्रीय फंड होते हैं, राष्ट्रीय कोष होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, एंड द नेशनल डिफेंस फंड यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ द फैमिली दोज किल्ड इन द नेचुरल कैलामिटी, यानी कि देश में किसी भी प्रकार का अगर कोई आपदा संकट आता है, जैसे नेचुरल कैलामिटी आती है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, कोई महामारी आती है, तो आपदा कोष से
प्रधानमंत्री उन पैसों से राहत कोष की व्यवस्था करता है, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए वह पैसा खर्च कर सकता है। और दूसरा फंड क्या है कि नेशनल डिफेंस फंड, यानी कि नेशनल डिफेंस फंड के द्वारा भी वह ऐसे जो एक्सीडेंट मेजर होते हैं या फिर और भी सारे जो नेशनल डिजास्टर हैं उसमें अगर देश संकट में पड़ता है तो वह उस फंड से उसका उपयोग वह कर सकता है। अब आप बात समझ गए होंगे प्राइम मिनिस्टर के वर्क फंक्शन के बारे में। अब आप इस बुक में पढ़ोगे, जो आपको बुक में यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी आप उसको स्टडी करोगे। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल के जो भी हमारे सदस्य होते हैं उनके बीच के विभागों का बंटवारा होता है। तो मंत्री जो हमारे होते हैं वो 3 स्तर पर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। द रियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव लाई विद द प्राइम मिनिस्टर एंड विद हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि वास्तविक जो शक्ति निहित होती है वह मंत्री परिषद के सदस्यों में निहित होती है। तो प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा करता है, जैसे डिफेंस है, फाइनेंस है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, रेलवे है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स का वो बंटवारा कर देता है। बात समझ में आ रही है? और वो जो मंत्री होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अपने विभागों के कार्यकाल, यानी कि जो भी उसका कार्य वर्क प्रोग्रेस जो है वो देश में सही ढंग से चल रहा है या नहीं, उसके प्रति वो जवाबदेह होते हैं। He, she is responsible to look after all the work which is organizing in the country, यानी कि देश में जो भी वर्क ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, जैसे मान लो रक्षा के क्षेत्र में कौन से काम हो रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? डिफेंस मिनिस्टर देगा। रेलवे के क्षेत्र में कौन से वर्क हो रहे हैं, कितने रेल लाइनों का विस्तार हो रहा है, कौन कौन सी लोगों की सुविधाएं बड़ी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो बने हुए हैं, तो उन सारे चीजों की जवाबदेही किस पर होती है? तो वो उससे डिपार्टमेंट के मंत्रियों पर होती है, यानी उस विभाग के मंत्रियों पर होती है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि जो हमारे पावर्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। इंडिया हैज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इज वन गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड वन लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 2 स्तर पर यहाँ पर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। The Constitution had divided the subject for lawmaking between the Parliament and the state legislature, यानी कि शक्तियों का जो बंटवारा किया गया, अधिकारों का बंटवारा किया गया, वह केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर किया गया। These subjects are mentioned in 3 lists, इनको 3 लिस्ट बनाकर बांटा गया। पहला हमारा हो गया द यूनियन लिस्ट, सेकेंड हमारा हो गया स्टेट लिस्ट और तीसरा हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची और कॉर्पोरेट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। द यूनियन लिस्ट हैज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑन व्हिच वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। तो अब बात आती है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट को रखे गए? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, यानी कि रक्षा, विदेश प्रभार, बैंकिंग, करेंसी, ये सारे जब चीजें हैं वो यूनियन लिस्ट में रखी गई। उसके बाद पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सारी चीजों को डाला गया किसमें? स्टेट लिस्ट में। और such as education, forest, trade, union, marriage adoption and succession, in case there is a conflict on any law made by both the central or the state government on a concrete list, subject the law made by the central government prevails. Subject which do not fall in any of these 3 lists, such as computer software, internet and dual citizen, are listed in the residuary list. यानी कि वैसे भी कुछ मैटर हैं हमारे जो न तो स्टेट लिस्ट में आते हैं और न ही कॉम्पोनेंट लिस्ट में आते हैं और न ही यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो उनमें कौन से हमारे मैटर हैं? तो वही मैटर आ गए हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता, तो उनको किस में डाला गया? रेसिड्यूअरी लिस्ट में डाला गया। तो इस प्रकार आप
डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में कौन कौन से अधिकार को देखने का काम केंद्र करेगा और किन अधिकारों को देखने का काम राज्य करेगा, उसका ये बंटवारा इसमें किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉम्पोनेंट लिस्ट को बनाकर। ये आप चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से, यहाँ पर पेंसिल से अंडरलाइन करोगे और जहां भी आपको दिक्कत महसूस होगा आफ्टर ओपनिंग द स्कूल आप इसको पूछोगे। देखो यहाँ पे ग्लोसरी दिए गए हैं कुछ, ग्लोसरी में आपको राज्यसभा, लोकसभा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे टर्म दिए गए हैं, इसको आप वेल बेटर पढ़ लोगे। लोकसभा समझ गए हो, राज्यसभा, ये सबको पढ़ोगे अच्छे ढंग से और अंडरलाइन पेंसिल से पढ़ोगे। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क आफ्टर ओपनिंग द स्कूल। ओके, थैंक यू।